we will start our revision session, and the first topic that we will revise is from यूनिट नंबर 1, and that is माइक्रो इकोनॉमिक्स. पहला टॉपिक जो हमारा सिलेबस का है उसमें से हम रिवीजन शुरू करेंगे. तो पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है MICRO, ये माइक्रो के रिलेशन में एक शब्द आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा या टेलीविजन में भी देखा होगा या सुना होगा. माइक्रोस्कोप सबने नाम देखा है, सुना है? माइक्रोस्कोप नाम सबने सुना है? हाँ सर. सो माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एक बहुत ही माइन्यूट चीज जो आंखों से दिखाई नहीं देती, उस बहुत ही माइन्यूट छोटी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके उसको डिटेल में स्टडी करते हैं. दैट इज माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसी सेंस में हमको मीनिंग लेना है कि बहुत ही छोटी चीज को हम डिटेल में स्टडी करते हैं. अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले डेवलप किया था प्रोफेसर रैगनर फ्रिस्क. प्रोफेसर रैगनर फ्रिस्क इन्होंने 1933 में ये एक्सप्लेन किया कि इकोनॉमिक्स को दो एंगल से स्टडी किया जा सकता है. दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स. ऐसे दो एंगल से इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट को हम स्टडी कर सकते हैं. ये सबसे पहले प्रोफेसर रैगनर फ्रिस्क ने एक्सप्लेन किया. अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थियोरी ऑफ प्राइसिंग भी कहते हैं या मेथड ऑफ स्लाइसिंग भी कहते हैं. थियोरी ऑफ प्राइसिंग या मेथड ऑफ स्लाइसिंग भी कहते हैं. अब हम देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है. अभी जो वर्ड है माइक्रो, MICRO माइक्रो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड MIKRO. MIKROS माइक्रोज, इससे डिराइव हुआ है इंग्लिश का वर्ड MICRO, और इसकी मीनिंग है स्मॉल. माइक्रो, ये वर्ड की मीनिंग ही है स्मॉल और इंडिविजुअल. माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, हम स्मॉल या इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं. मतलब एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, एक फर्म. तो जब भी हम इंडिविजुअल को या स्मॉल पार्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं कि भाई एक कंपनी है, एक कंपनी का इनकम कितना है, कितना सेल्स है, कितना कॉस्ट है, तो एक को ही, स्मॉल पार्ट को ही हम जब डिटेल में स्टडी करते हैं, इट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पर प्रॉब्लम, इंडिविजुअल के जो प्रॉब्लम्स है उसको एनालाइज किया जाते हैं, और यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल को या एग्रीगेट को स्टडी नहीं करते. माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, हम केवल और केवल इंडिविजुअल को ही स्टडी करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, हम इंडिविजुअल को या जो स्मॉल पार्ट्स है, स्मॉल यूनिट्स है, उसी को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि माइक्रो, द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट्स. जब भी हम इंडिविजुअल या स्मॉल यूनिट को स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. यहाँ तक हमने उसकी मीनिंग देख लिया कि इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं. किसकी एक्टिविटी को, इंडिविजुअल की. इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. वो इंडिविजुअल यूनिट एक कंपनी हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, एक सेलर हो सकता है. तो एक को हम एक की इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं. अब हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है. स्कोप मीन्स हम क्या क्या स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसकी व्याप्ति क्या है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द थियरी ऑफ डिमांड. मतलब यहाँ पर एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट स्कोप या व्याप्ति में आ जाता है कि उसमें हम डिमांड एनालिसिस करते हैं. डिमांड की जो थियरी है, वो अलग अलग थियरी हम स्टडी करते हैं अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. थियरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की अलग अलग थियरीज हैं, वो थियरी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं. प्राइस की जो थियरी है, वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो थियरी है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं.
प्लांट का लोकेशन का जो डिसीजन लिया जाता है वो भी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आता है। देन मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कैसे कम करें, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी किसी देश की जब हम ये करते हैं तो वहां पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग देख लिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग हमने क्या देखा? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हमने इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल के एंगल से, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर स्टडी करते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो एडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले कि अगर हम जब भी इंडिविजुअल को या स्मॉल यूनिट को डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसकी वजह से जो रिसोर्सेस होते हैं वो रिसोर्सेस का प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, उसका हम कैसे इस्तेमाल करें, यूसेज कैसे करें एफिशिएंट, वो हम कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी हेल्पफुल इन इफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। बिजनेस में अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं, ह्यूमन भी हो सकता है, मनी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर, अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्सेस हैं, ये रिसोर्सेस का जब आप इफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इज वेरी हेल्पफुल इन इफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। देन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, लोगों का जो वेलफेयर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स में। तो उस वेलफेयर इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग कंसेप्ट्स है वो डेवलप करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहता है। देन इट इज हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेडिंग, व्यापार होता है दो देशों के बीच में, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट मतलब हम हमारे देश से दूसरे देशों को, फॉरेन कंट्री को कोई गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट मतलब हम फॉरेन कंट्री से हमारे देश में सामान या गुड्स या सर्विस को परचेस कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमने किन चीज़ों का करना चाहिए, इम्पोर्ट हमने कैसे ये करना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही हेल्पफुल रहता है। देन इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है, ये अगर हमें समझना है, कोई भी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है ये अगर मुझे समझना है, तो सबसे पहले उस अर्थव्यवस्था का एक छोटा पार्ट को अगर मैं डिटेल स्टडी करता हूँ तो मुझे पूरी आइडिया आ जाएगी कि पूरी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में मैं थोड़ा सा प्रेडिक्शन, थोड़ी सी जानकारी उस स्मॉल यूनिट के स्टडी के माध्यम से कर सकता हूँ। देन इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन जब लगाया जाता है तब टैक्सेशन हमने कितना लगाना चाहिए, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है। तो क्योंकि जब भी टैक्स लगाया जाता है तो लोगों में एक असंतोष होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को उनकी इनकम से टैक्स देना पड़ता है, तो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसमें कितना हमने टैक्स लगाना चाहिए, तो उसकी जो एक ऑप्टिमम लेवल है या उसका जो स्टडी है उसमें भी हमें हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन इकोनॉमिक पॉलिसी, अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहता है। अलग अलग इकोनॉमिक्स में मॉडल्स होते हैं, थियरीज होती हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहता है। सो दीज आर द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे कि जहाँ पर फायदा है, जहाँ पे प्लस पॉइंट है, वहाँ पे कुछ माइनस पॉइंट भी रहेंगे, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? कि केवल फायदा ही फायदा हो रहा है ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ उसके लिमिटेशंस होते हैं हर कंसेप्ट के। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को डिटेल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उसको स्टडी करते हैं। तो फायदा हमने देख लिया कि उसमें हमको कहाँ कहाँ पर प्राइस थियरी है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वर्किंग इकोनॉमी किस इकोनॉमी काम कैसे कर रही है, और अनेक जगहों पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ऐसे अनेक जगहों पर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। लेकिन साथ में ही उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस कैसा है? नंबर 1 कि इट डू नॉट स्टडी द टोटल इकोनॉमी। पूरी अर्थव्यवस्था को ये स्टडी नहीं करता। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि मीनिंग ही क्या है उसकी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, मतलब एक या स्मॉल पार्ट को ही हम केवल स्टडी कर रहे हैं, टोटल को स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो हम टोटल में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो ये एक उसका लिमिटेशन हो गया कि हम एंटायरिटी से या टोटलिटी में क्या हो रहा है इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो एक लिमिटेशंस आ गया। देन अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट।
अब इकोनॉमिक्स में एक फुल एम्प्लॉयमेंट करके एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कहता है कि किसी देश में जितने भी रिसोर्सेस है या जिस किसी को भी नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, उसको उसके मन मुताबिक जॉब मिल जाएगा। उस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या कि ऐसी स्थिति जहाँ पर जिस किसी को भी जॉब चाहिए उसको जॉब उसके मन के हिसाब से मिल जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इस फुल एम्प्लॉयमेंट के असम्पशन पर माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप देखोगे फुल एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी नहीं है। कहीं ना कहीं पर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है ही। कम ज़्यादा प्रमाण में हो सकता है, कुछ देशों में बहुत कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं पर ज़्यादा होगा, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट, और देश में कम होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जरूर है। लेकिन यहाँ पर जो एज्यूमशन है फुल एम्प्लॉयमेंट की, सब किसी को अपने मन मुताबिक जॉब्स मिल जाएंगे, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक असम्पशन है। अब ये कंडीशन ही अगर रियल वर्ल्ड में नहीं है तो इस फुल एम्प्लॉयमेंट पर आधारित माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो भी थोड़ा सा उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता, ऐसा बहुत से क्रिटिक्स का मानना है। इट फेल्स टू डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में टोटल को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम केवल इंडिविजुअल को ही स्टडी करते हैं। देन अनरियलिस्टिक असम्पशन ऑफ लेज़-फेयर। एक लेज़-फेयर का भी कंसेप्ट है। ये लेज़-फेयर का कंसेप्ट क्या है कि ऐसी व्यवस्था जहाँ पर गवर्नमेंट कोई इंटरफियरेंस नहीं करती, गवर्नमेंट कोई इकोनॉमी में हस्तक्षेप नहीं करती, उस प्रकार की स्थिति को कहते हैं लेज़-फेयर। मतलब क्या, डिमांड बढ़ती है बढ़ने दो, प्राइस बढ़ती है बढ़ने दो। इस प्रकार की स्थिति जहाँ पर गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस नहीं करती। अब स्टूडेंट्स, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, ये भी अनरियलिस्टिक असम्पशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश की जो सरकार है वो कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करती है। अगर प्राइस बढ़ गया है या मार्केट में कोई चीज़ का सप्लाई कम हो गया तो सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश गवर्नमेंट करती है। अपने देश में वो अगर नहीं मिल रहा है तो उसको आयात करके, इंपोर्ट करके उसका सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस गवर्नमेंट जरूर करती है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है लेज़-फेयर, ये कहता है कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती, ऐसा एक कंसेप्ट है ये, और इस कंसेप्ट पे आधारित है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑब्वियसली कि लेज़-फेयर का ही रियल वर्ल्ड में कोई ये नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो नेचुरली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कंसेप्ट क्या हो सकता है, ये उतना रियलिस्टिक नहीं हो सकता। देन लिमिटेड स्कोप। इसका जो स्कोप है ये स्कोप लिमिटेड है। मतलब यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को ही स्टडी करते हैं, एक को ही स्टडी करते हैं। मतलब केवल इंडिविजुअल को ही हम यहाँ पर ज़्यादा महत्व देते हैं, टोटल को नहीं करते। इसलिए इस पॉइंट, ये उसका एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर हम टोटल को स्टडी नहीं करते, केवल एक को या स्मॉल पार्ट को ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और एक इसका एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऐसा है कि इट मे रिजल्ट इन मिसलीडिंग कंक्लूजन। मिसलीडिंग कंक्लूजन मतलब गलत जो एक कंक्लूजन है उस पर हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, एक को स्टडी करते हैं डिटेल में और सोचते हैं कि यही हम टोटलिटी में अप्लाई कर सकते हैं, टोटल में अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीगेट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा टोटल में एक के बारे में जो सही है वो सबके बारे में सही हो ही, ऐसा हम कह नहीं सकते। तो इसमें मिसलीडिंग कंक्लूजन निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति ने सोचा कि भाई मुझे पैसे बचाना है, तो पैसे बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो उसने अगर ऐसा सोचा फॉर एग्जांपल कि मेरे जूते फटे हुए, तो जूते मैं नहीं खरीदता, मैं उतने, फॉर एग्जांपल 1000 के जूते हैं, वो 1000 के जूते मैं नहीं खरीदता, तो जूते मैं नहीं खरीदूंगा तो मुझे भी नहीं खरीदना पड़ेगा, पॉलिश भी नहीं खरीदना पड़ेगा, तो उतने पैसे मेरे बच जाएंगे। और उसने ऐसा किया भी, तो उसके 1000 रुपये बच गए। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल के बारे में ठीक है कि भाई उसने जूते नहीं खरीदा तो उसके 1000 से सेविंग बढ़ गई, तो ये ठीक है, उसके लिए कंपनी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हजारों लाखों लोगों में एक जन ने जूते नहीं खरीदा, तो कंपनी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमेजिन कीजिए कि देश के सभी लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई हमको पैसे बचाना है, हम जूते नहीं खरीदेंगे। ऐसा अगर सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया, सो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा कि एक के बारे में जो सही था कि भाई एक जन पैसे बचा रहा था, जूते नहीं खरीदते, वो सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, उससे कोई तकलीफ किसी को नहीं हो रही थी, और उसको उसकी सेविंग हो रही थी उस व्यक्ति की।
लेकिन ऐसा अगर सभी लोगों ने सोच लिया कि भाई हमको पैसे बचाना है, 1000 रुपए के जो भी शूज़ है वो शूज़ हमको नहीं खरीदना है, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली अगर ऐसा सबने कर दिया तो सबके ठीक है 1000 रुपए बच जाएंगे, लेकिन जूते कोई नहीं खरीदेगा। जूते बनाने बेचने वाले जो लोग हैं उनका नुकसान हो जाएगा। फैक्ट्री को जब पता लगेगा कि जूते कोई नहीं खरीद रहा है तो फैक्ट्री भी क्यों बनाएगी जूते? तो ऑब्वियसली फैक्ट्री कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगी। और फैक्ट्री अगर बंद हो गई, क्योंकि फैक्ट्री वाले क्यों बनाएंगे जूते? मार्केट में सभी ने सोच लिया जूते नहीं खरीदेंगे, तो जूते बनाना बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा? पहला इम्पैक्ट होगा वहां पर काम करने वाले मजदूर, वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अगर काम ही नहीं है फैक्ट्री में तो फैक्ट्री मालिक उनको बुला के क्या काम देगा? मतलब उनको कुछ भी मजदूरी नहीं मिलेगी और उसकी वजह से बेरोजगारी मच जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी और सभी लोगों को उसकी वजह से क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जब सोच रहा था कि भाई मैं 1000 रुपये बचाता हूँ जूते नहीं खरीदते हुए, तो वो ठीक था, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वही अगर मैक्रो लेवल पर, टोटल लेवल पर अगर वैसे ही अगर सब लोग सोचते हैं तो वो कंक्लूजन हम उस एक का कंक्लूजन टोटल पर नहीं लगा सकते। सो इट मे लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या हो गए? डिमेरिट्स हो गए। क्लियर इतना सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट्स? नो सर। ठीक ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे। इसके आगे के टॉपिक हम स्लाइड शेयर करता हूं मैं। अब हम एक और टॉपिक इसका स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग देख लिया कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्शन को हम जो स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके हमने मेरिट्स देख लिए, मतलब एडवांटेजेस देख लिए और डिसएडवांटेज देख लिए। ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से फैक्टर्स है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर असर डालते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो असर डालता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर दैट इज कंज्यूमर्स। अब हम सबको पता है कि बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का जो सक्सेस है वो कंज्यूमर पे डिपेंड है। तो बिजनेस का सर्वाइवल इटसेल्फ डिपेंड ऑन कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ही बिजनेस पर सबसे पहले असर डालता है, किसी कंपनी पर या किसी शॉप पर। तो माइक्रो लेवल पर भी अगर देखेंगे तो कंज्यूमर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो ही वो दोबारा उस कंपनी के या उस शॉप पर आएगा। तो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट अफेक्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंज्यूमर। देन सप्लायर, सेकंड वन इज सप्लायर। सप्लायर मतलब कौन? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं दैट इज सप्लायर। तो सप्लायर से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो सप्लायर ने अगर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के भाव बढ़ा दिया तो उसका इफेक्ट सबसे पहले मुझे होगा, क्योंकि पहले जो रॉ मटेरियल जिस रेट से मिलता था आज उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहा है। या सप्लायर ने बोल दिया कि भाई हम आपको उतनी क्वांटिटी में सप्लाई नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कि सप्लायर भी किसी बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा असर डालता है। तो सप्लायर इज द सेकंड पर्सन who affects microeconomics. Then market intermediaries, मार्केट में जिसको हम दलाल कहते हैं, जो बीच के जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच के लोग होते हैं। जैसे वी आर एंड यूजर, हम फिनिश गुड्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फैक्ट्री से या कंपनी जो इंडस्ट्री है वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए कुछ मिडिलमैन, कुछ इंटरमीडियरीज की आवश्यकता होती है। वो होलसेल हो सकते हैं, यानी सबसे पहले नॉर्मली कंपनी से या फैक्ट्री से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है
और रिटेलर के पास से हम कंज्यूमर परचेस करते हैं। तो अगर होलसेलर और रिटेलर ने अपने मार्जिन बढ़ा दिया, क्योंकि होलसेलर और रिटेलर कुछ ना कुछ तो मार्जिन लेंगे, वो मार्जिन अगर बढ़ा देते हैं सो ऑब्वियसली उसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मार्केट इंटरमीडिएट अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो उसकी वजह से भी माइक्रो इकोनॉमिक्स उस पर असर होता है। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा बिजनेस कोई एक कंपनी कर रही है उसी के प्रकार सेम बिजनेस करने वाली कोई और कंपनी हो सकती है, तो दैट इज कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर अगर कोई एक्शन लेता है तो उसकी वजह से दूसरे कंपनियों पर भी उसका असर होता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल ए कंपनी बी कंपनी, तो ए कंपनी बी कंपनी अगर एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बना रही है और अगर ए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को कम कर दिया, सो ऑब्वियसली उसकी वजह से बी में फर्क पड़ जाएगा, बी के बिजनेस में, क्योंकि बी जो प्रोडक्ट बी कंपनी के जो प्रोडक्ट खरीदने वाले वो ए खरीदेंगे क्योंकि ए का रेट कम हो गया अभी, तो फिर बी को भी कम करना पड़ेगा। सो कॉम्पिटिटर अगर कोई एक्शन लेता है तो उसकी वजह से भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पर असर होता है। ग्रुप्स हैविंग सोशल इंटरेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं जो समाज में कोई एक प्रॉब्लम को लेकर कोर्ट में या समाज में आंदोलन करते हैं या मुद्दा उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन या जानवरों के खिलाफ जो क्रूअल्टी होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, तो वो ग्रुप अगर एक्शन लेती है कि भाई उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि भाई आपके कंपनी से बहुत पोल्यूटेड पानी निकल रहा है, जो नदियाँ जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है नदियों में, और फिर उस ग्रुप ने अगर कोर्ट में जाके मैटर को उठाया कि भाई इस कंपनी की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो आपके कंपनी को उसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं सोशल जो समाज में हित के लिए कुछ लड़ते हैं, तो वो ग्रुप का अगर कोई एक्शन लेती है तो उसकी वजह से भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पर असर हो जाता है। लेबर सबसे इंपॉर्टेंट है किस माइक्रो इकोनॉमिक्स या किसी कंपनी के लिए। लेबर, विदाउट लेबर कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो लेबर अगर कोई एक्शन लेता है सो ऑब्वियसली उसकी वजह से कंपनी पर या उस माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर भी फर्क पड़ जाता है। देन लास्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, पानी है क्या, रोड है क्या, दीज आर ऑल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर पॉजिटिव या उस बिजनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये फैक्टर हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर असर डालते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, जो हमने अभी एक लास्ट बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। द वर्ड माइक्रो, माइक्रो का जो वर्ड है इट मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स आर स्टडी। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्शन को हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं। सो हियर वी स्टडी द इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, and that individual unit may be a person, may be a company, may be a firm. This theory is also called as method of slicing. Slice पता है आपको, ब्रेड की स्लाइस मतलब टोटल ब्रेड के पैकेट के एक टुकड़ा। तो वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स से टोटल में का एक टुकड़ा ही हम स्टडी करते हैं, एक पार्ट ही हम स्टडी करते हैं। दैट्स व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेथड ऑफ स्लाइसिंग। इसको थियरी ऑफ प्राइसिंग भी कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, या वैल्यू थियरी भी कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ऐसे अलग अलग नामों से माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम जानते हैं। बाद में ये तो हमने देख लिया है कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, स्कोप हमने देख लिया है। देन वी हैव आल्सो स्टडी द मेरिट्स, क्या बेनिफिट्स है, उसको हम इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, एडवांटेज भी कह सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज को हमने देखा किस प्रकार से हम लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज पूरी दुनिया में लिमिटेड है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पावर हो, मनी हो, कोई भी चीज़ हो, रिसोर्स जब हम कहते हैं तो वो कम होते हैं। सो ऑब्वियसली उसका वेस्टेज कम होना चाहिए। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसका इफिशिएंट जो यूसेज है रिसोर्स का वो बताया जाता है। देन अंडरस्टैंडिंग द प्राइस मैकेनिज्म, किस प्रकार से प्राइस निकाली जाती है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम स्टडी करते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जो कंसेप्ट है वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करते हैं।
बहुत सारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के समय भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। पूरी इकोनॉमी किस प्रकार से काम कर रही है इसको समझने के लिए पहले हमको छोटे पार्ट का स्टडी करना पड़ेगा। दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें टोटल का एक अंदाज़ा देगा। टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है, अलग अलग मॉडल्स में ये हम इसमें अभी तक हम देख चुके हैं। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे डिमांड के बारे में। और एक और यहाँ पर लास्ट पोर्शन देख लेते हैं आज के ही लेक्चर में, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस। तो अभी तक हमने देख लिया कि माइक्रो मीन्स क्या है, कि हम स्मॉल या इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करते हैं। और मैक्रो, MACRO, मैक्रो मीन्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट। तो माइक्रो, MICRO, माइक्रो में हम इंडिविजुअल को या स्मॉल पार्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल या एग्रीगेट को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है वो इंडिविजुअलिस्टिक, एक एक को ही हम स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो में, MACRO, मैक्रो में हम एग्रीगेट या टोटल को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल जो इस्तेमाल होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें जो बिहेवियर होता है माइक्रो क्वांटिटीज़ का, उसमें इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस, वेजेस, इंडिविजुअल लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर वेरिएबल रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि मैक्रो में हम नेशनल इनकम, देन प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, ये सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो टोटल या एग्रीगेट जहाँ जहाँ पर अभी आएगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, प्राइस को डिटरमाइन करना या रिसोर्सेज को अलोकेट करना, ये मेन उद्देश्य है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जबकि मैक्रो का जो उद्देश्य है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल में जो फ्लक्चुएशंस आता है उसको स्टडी करना, एग्रीगेट इनकम को स्टडी करना, जनरल प्राइस लेवल जो है उसमें जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको स्टडी करना। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग है। एजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी अभी हमने देखा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट को हमने एज्यूम किया था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एजम्पशन नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, उसका इस्तेमाल होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस का डिटर्मिनेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वेलफेयर, ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, ट्रेड साइकिल, प्राइस लेवल फ्लक्चुएशन, ये सभी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट यूनिट, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर इतना सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर हम कल के इसमें देखेंगे। ओके सर। Thank you, sir.